और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और एक बड़ी खबर आपको बता दें तो कानपुर हैलेट अस्पताल जाएंगे सीएम योगी। कानपुर हादसे में घायलों से मिलेंगे सीएम। कानपुर हादसे में 26 लोगों की मौत हुई थी और आज जो घायल लोग हैं उनसे मिलने सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। तो हैलेट अस्पताल जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। इस हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है और जो घायल हैं उनसे मिलने के लिए थोड़ी ही देर में हैलेट अस्पताल पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ा हादसा हुआ था जहां 26 लोगों की मौत हो गई थी और आज सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है जहां जो घायल लोग हैं जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं उनसे मिलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। डॉक्टरों से जो किस तरीके से इलाज मिल रहा है घायलों को उसकी जानकारी भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे और ये हर संभव कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि बेहतर इलाज घायलों को मिले। चलिए अनुभव फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, क्या जानकारी है? मुख्यमंत्री कब हैलेट अस्पताल आएंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो मौके पर पहुंचे और पूरी जो घटना हुई उसकी उन्होंने मॉनिटरिंग की। रात में ही उन्होंने सारी चीजों को कहा अधिकारियों से कि सारी व्यवस्था वहां पर की जाए। और अब मुख्यमंत्री लखनऊ से कानपुर जाएंगे, हैलेट अस्पताल जाएंगे जहां पर पीड़ित है जिनका इलाज चल रहा है उनसे मिलेंगे और साथ ही साथ ये भी चर्चा है कि उस गाँव में भी जा सकते हैं जहाँ से ये सारे लोग बैठकर आए थे और दर्शन करने के लिए, वहां पर भी जाने की संभावना है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा मौके पर जुटने को और खुद जिस तरीके से पूरी घटना की मॉनिटरिंग की और एक अपील जो उन्होंने खासतौर से प्रदेश में तमाम सारे जो लोग हैं उनसे की, तो उन्होंने साफ तौर से ये अपील की है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उसका उपयोग कृषि कार्यों और माल ढुलाई के लिए ही करें और सवारी ढुलाई के लिए उसका इस्तेमाल न करें क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है। ये बात मुख्यमंत्री ने कही भी है, अधिकारियों को भी कहा है और साफ तौर से निर्देशित भी किया है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे। कैसे लगाई जा सकती है, परिवहन विभाग की क्या भूमिका होगी, इसको लेकर कहा जा रहा है कि एक बैठक उन्होंने अभी मुख्यमंत्री आवास पर की है क्योंकि आज लखनऊ में 3 कार्यक्रम थे। गांधी जयंती के मौके पर सबसे पहले जीपीओ गए, वहां से गांधी आश्रम गए और फिर एनेक्सी पहुंचे जहां पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। वहां से मुख्यमंत्री आवास गए और इस घटना के बाद कैसे इस भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इसको लेकर उन्होंने बैठक भी की है। और अब सीधे कानपुर जाएंगे जहां पर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। आर्थिक सहायता जो है उसका भी ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। जो भी पीड़ित हैं अस्पताल में भर्ती हैं उनका मुफ्त इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। जो घायल है उनको 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। तो सरकार अपनी तरफ से सारी जो चीजें हैं जो कर सकती है वो कर रही है ताकि जो परिवार हैं जिन्हें इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ रहा है उनमें कहीं न कहीं सरकार कुछ मदद कर सके, ये मंशा है। और इसी मंशा के तहत तमाम सारे जो हम कहें कि वहां पर निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और जब खुद मुख्यमंत्री जाएंगे तो सारी चीजों को खुद जाकर देखेंगे वहां पर। अगर घायलों की स्थिति की बात की जाए तो क्या स्थिति है घायलों की और कितनी संख्या में जो घायल हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं इस वक्त? देखिए, बिल्कुल इस पूरे हादसे में 24 लोगों की तो कल मौत हो गई थी। 2 बच्चों की कहा जा रहा है कि आज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। तकरीबन अभी हम कहें तो 10 से 12 जो लोग हैं उनका इलाज वहां चल रहा है। और चूंकि ट्रैक्टर ट्रॉली देखिए आपने भी देखा तमाम सारी जगहों पर, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में जब कहीं दर्शन के लिए मंदिर में लोग जाते हैं तो एक बड़ा जनसमूह जाता है। और ठीक है, हम कहें चलिए अनुभव, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा खबर पर, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो थोड़ी ही देर में मृतकों का अंतिम संस्कार होना है। गंगा घाट पर मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना शमशान घाट पहुंचे हैं। और चलिए विवेक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या अपडेट है? ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में जो मृतक है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या जो प्रक्रिया है फिलहाल अभी मौके पर चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर शव आ रहे हैं और पिछले 1 घंटे से शवों के आने का सिलसिला जारी है। ये एम्बुलेंस आप देख रही हैं सामने की एम्बुलेंस है और लगातार इस तरह की तमाम एम्बुलेंस यहाँ खड़ी हुई हैं। अगर हम बाहर नज़ारा दिखाते हैं, जितेंद्र इधर आइए, और कितनी एम्बुलेंस, यानी 26 लोगों की मौत हुई है और 26 शव लाने के लिए इस जो महाराजपुर में एकदम आउटर में जो शहर के ग्रामीण इलाका है महाराजपुर, वहाँ का द्योढ़ी घाट शमशान घाट है ये,
वहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए सारे इंतज़ाम सुनिश्चित किए गए हैं और एम्बुलेंस करीब 10-12 एम्बुलेंस आ चुकी हैं। लगातार शवों के आने का सिलसिला जारी है और कंधे देने वाले भी कम पड़ गए हैं इस दर्दनाक हादसे में। जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार में, किसी परिवार में एक ही पुरुष सदस्य है, किसी परिवार में 2 पुरुष सदस्य हैं, कोई ऐसा परिवार है जिनके सारी महिलाएं जो इस हादसे का शिकार हो गई हैं। और अंदर का नज़ारा बड़ा भावुक कर देने वाला है शमशान घाट का। हालांकि इंटीरियर होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क गड़बड़ है, जो मोबाइल नेटवर्क है वो भी नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि अंदर शव लाइन से रखे हुए हैं और जो 26 लोग मरे हैं जिनकी जान गई है उसमें 13 महिलाएं हैं और 13 बच्चे हैं। पुरुष एक भी नहीं है, क्योंकि 2 पुरुष ही बता रहे हैं कि जो गाड़ी थी, ट्रैक्टर ट्रॉली था, उसमें सिर्फ 2 पुरुष थे, एक जो ड्राइवर था और एक ड्राइवर के साथ ही ट्रैक्टर में बैठा था। बाकी सारी महिलाएं जितनी हैं और बच्चे जितने हैं वो सब ट्रॉली में बैठे हुए थे और वही ट्रॉली पलट गई। पलटने से ये हादसा हुआ है। जो महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के विधायक हैं सतीश महाना, विधानसभा अध्यक्ष, वो भी यहाँ पर आए थे अभी और सबसे मुलाकात करके शवों के अंतिम दर्शन करके, मृतकों के अंतिम दर्शन करके यहाँ से अभी निकले हैं। और समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हालिया अभी चुने गए हैं नरेश उत्तम पटेल, वो भी यहाँ पर आए हैं और वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हम और थोड़ा सा अंदर जाके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, चूँकि यहाँ पर नेटवर्क का लगातार इशू आ रहा है। तो कोशिश करते हैं कि भीतर जहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मौजूद है उनके पास जाकर दर्शकों को सुनवाते हैं कि आखिर उनका इस पूरे हादसे में क्या कहना है, क्या कहते हैं। नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं। पटेल साहब, आज इतना दुखद हादसा हुआ है, आपके परिवार वालों से मुलाकात हुई, बात हुई, क्या उन्होंने कही ये चीज़? देखिए, आज ये जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक है और परिवार के बहुत से लोगों से बात हुई है। रात में ही हमको सूचना मिली थी 9-9:15 बजे। हमने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हमारे राघवेंद्र सिंह, कई लोगों को फ़ोन किया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो आसपास के हों वहाँ पहुँचे, वो मदद मांग रहे हैं। ट्राली में दबे हुए हैं, उन्हें कोई निकाल नहीं रहा, लेकिन बहुत से लोग, पूर्व प्रधान लोग, समाजवादी पार्टी या जनता के लोग पहुँचे और तब तक वो लोग की जान जा चुकी कि प्रशासन की लापरवाही से। चलिए विवेक, आप बातचीत करते रहिए और अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। वहीं कानपुर में हुए हादसे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि जब सड़कें ही ठीक नहीं होंगी तो हादसे तो होंगे ही। कानपुर की घटना को लेकर तमाम सारे लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं और कहीं न कहीं जिस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर यह हादसा हुआ, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। बहुत दुखद हादसा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उनसे बात करने की कोशिश। अखिलेश जी, कानपुर में बहुत दुखद है और सरकार को मदद करनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना न घटे इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही, लखनऊ में हुआ, फिर कानपुर में हो गया। जब सड़क अच्छी नहीं होगी और रफ्तार से चलने देंगे तो आखिरकार क्या होगा? कहा कि गड्ढे भी एक वजह हो सकते हैं। जो जानकारी मिल रही है कानपुर में वो यही बताया जा रहा है कि गड्ढा था, सड़क सकरी थी, बारिश हो गई थी जिसकी वजह से रोड कटान भी हो गई थी और उसी के कारण ये पलट गया जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। अपील करेंगे लोगों से ये है कि जब कभी भी अपने कार्यक्रमों में जाएं तो रफ्तार न हो और सुरक्षित चलें, क्योंकि ग्रामीण आयोजन में एक जगह से दूसरे जगह जाने में ट्रैक्टर ही लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना क्या है ना, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से ये पूरी कहें तो दुर्घटना हुई है, कहीं ना कहीं बारिश की वजह से वहाँ पर जो जानकारी है कि गड्ढा भी था सड़क पर और इसी वजह से ये जो हादसा है वो हुआ है। साथ ही साथ लोगों से भी अपील की है कि जब वो जाएं तो कम से कम जो गति सीमा है, जो स्पीड है, उस पर भी ज़रूर कंट्रोल रखें। कैमरा हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो अखिलेश यादव को भी आपने सुना, सरकार पर निशाना उन्होंने साधा। एक बार फिर से चलिए लाइव ले चलते हैं आपको विवेक के पास में। विवेक, जहां पर इन शवों का अंतिम संस्कार होना है वहां पर मौजूद है। विवेक, क्या जानकारी, कितने शव अब तक मौके पर पहुंच चुके हैं और कब जो ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है इसकी शुरुआत होगी?
जी देखिए 18 बॉडीज़ अभी तक यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं और राकेश सचान जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो खुद भी यहाँ बैठे हुए हैं। हम कैमरा सहयोगी जी जितेंद्र से कहेंगे कि ज़रा इधर फोकस कर दें। राकेश सचान के साथ कुछ अधिकारी भी हैं और जो गांव के लोग हैं, प्रधान हैं, वो भी हैं। समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ पर नरेश उत्तम पटेल जी आए हैं। वो यहाँ से निकल के सबसे बातचीत करके अब निकले हैं शमशान घाट से। और जो शव हैं वो 17 शव यहाँ पहुँचे हैं, 2 अभी और पहुँचे हैं, यानी 19 शव अभी कुल पहुँच चुके हैं। और इस पूरे जो शमशान घाट है वहाँ पर 13 शवों के लिए चिता सजाई गई है जिला प्रशासन की तरफ से। चूँकि 13 महिलाएं हैं और बाकी जो 13 लोग हैं वो बच्चे हैं, किशोर हैं, किशोरियाँ हैं। उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो अलग होगा, यानी उनको भू समाधि दी जाएगी, दफन किया जाएगा। उसके लिए ठीक इस दीवार से दूसरी तरफ, जो दीवार सामने दिख रही है उसके दूसरी तरफ जो जंगली इलाका है थोड़ा सा, वहाँ पर वो गड्ढे खोदे गए हैं और उनको वहीं पर दफनाया जाएगा। हालांकि उनकी बॉडी जो है बच्चों की वो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो बच्चों के शव आए हैं वो यहाँ पर 5 शव अभी तक आ चुके हैं और ये रखी हैं एक तरफ, एक किनारे पर रखी हुई हैं ये बॉडी। बच्चों की किशोर हैं, किशोरियाँ हैं। दर्दनाक नज़ारा है ये, दुखद नज़ारा है। और पूरे शमशान घाट में एक अजीब सा जो शोक वाला और सन्नाटे वाला माहौल है। सभी की आंखें नम हैं। सभी जो गांव है वो तो, जिस गांव में ये के लोग हैं ये सब वो तो हैं ही, लेकिन आसपास के तमाम गांवों से लोग यहाँ पर आए हैं शमशान घाट पर और अपनी संवेदनाएं जताने के लिए। और इतना बड़ा हादसा, यानी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से जो एक्सीडेंट हुआ वो इतना बड़ा हादसा आज के पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ के लोग बता रहे हैं, कानपुर के जो स्थानीय निवासी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको सारी खबर रहती है और वो बता रहे हैं कि इतना बड़ा एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ जिसमें एक साथ 26 लोगों की ज़िंदगी जो है वो चली गई हो, काल के गाल में समा गए हों। एक बार फिर से बाहर चलते हैं हम और बाहर एम्बुलेंस खड़ी हुई है और एम्बुलेंस के आने का लगातार सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत नाजुक पल ये है, आप लगातार नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। तो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी श्रद्धांजलि दी। ये 6 तस्वीरें आप देखिए। महात्मा गांधी की जयंती पर आज जो तमाम दिग्गज थे उन्होंने राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ सोनिया गांधी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी आज राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। तो महात्मा गांधी की जयंती है आज। इस मौके पर आज देश भर में जो दिग्गज हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं, राजघाट से, जहां सुबह राजघाट पहुंचकर तमाम दिग्गजों ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी श्रद्धांजलि दी। और सीएम योगी ने भी लखनऊ में बापू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। सीएम योगी श्रद्धांजलि देने के बाद प्रार्थना सभा में भी शामिल हुए। इसके बाद सीएम योगी हजरतगंज स्थित गांधी आश्रम पहुंचे। यहां इन्होंने चरखा काटते सीएम दिखे। सीएम योगी ने कहा कि जहां भी मानवता की बात होती है वहां बापू की सेवा और प्रेरणा को लोग याद करते हैं। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज श्रद्धांजलि दी। मानवता के कल्याण के लिए जहां भी आम जन के मन में कोई भाव है, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण करते हुए उनकी सेवाओं के लिए, उनके प्रेरणा के लिए पूरा देश उनका स्मरण कर रहा है, उनका कोटि कोटि नमन कर रहा है। मैं इस अवसर पर बापू के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से बापू को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को यूपी में हुआ था।
मतलब मुगलसराय, और अब हम उसे चंदौली जिले के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका पैतृक आवास वाराणसी में भी है, जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। वाराणसी का ये घर किसी मंदिर से कम नहीं है। काशी के रामनगर में ये घर ईमानदार राजनीति का आईना है, जिसे सलामत रखा हुआ है। 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का घर आज भी रामनगर में उस दौर की स्वच्छ और ईमानदार राजनीति की कहानी कहता है। संस्कृति मंत्रालय ने मिट्टी के घर को म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया है, जहां उनके जन्म 2 अक्टूबर 1904 से लेकर 12 जनवरी 1966 को नई दिल्ली में विजय घाट पर अंत्योष्टि तक के बारे में जानकारी दी गई है। पूर्व पीएम की स्मृतियों से जुड़े 150 से ज्यादा चित्र लगाए गए हैं। शास्त्री जी के रसोई घर को उसी तरह सहेजा गया है जैसा वो अपने समय में रहा होगा। मिट्टी का चूल्हा, बर्तन और सामान शास्त्री जी की सादगी को बयां करते हैं। कक्ष था और यही शास्त्री जी का मूल कक्ष था। ये पुरानी बिल्डिंग है। ये सबसे पुराना उनके जो पूर्वज थे उनके द्वारा बनाया हुआ था और यही उनका मूल कमरा था। बनारस के लाल की बैठक को भी शास्त्री के समय का ही लुक दिया गया है, जैसे वो अभी इस सोफे पर बैठने आराम करने आएंगे। लगा रखी यही वो जगह है जहाँ से भोजन निर्माण किया जाता था। बच्चों के आग्रह पर प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने एक फिएट कार बैंक लोन से खरीदी थी। किस्तों की अदायगी के पूर्व उनका निधन हो गया। बैंक अधिकारियों ने ललिता शास्त्री से किस्त माफ करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। संग्रहालय में उस फिएट की तस्वीर भी लगी है। पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेकर के खरीदी गई थी और ये कार जो है उसका शास्त्री जी के देहांत के बाद ललिता शास्त्री जी ने पीएनबी में कहा कि हम ये मुफ्त फ्री दे देंगे, लेकिन ललिता शास्त्री जी ने माने नहीं, कहीं कि ये हम इसका पैसा चुकता करेंगे। रामनगर में स्थित उनका पैतृक आवास हर किसी को अपनी जुबानी उनकी सादगी की कहानी सुनाता है। पीएम बनने के बाद सिर्फ एक बार ही वो काशी आए थे और 2.5 घंटे का समय अपने आवास पर बिताया था। हाँ, शास्त्री जी के जीवन काल से संबंधित शुरू से लेकर अंत तक की सारी तस्वीरों को एक कोलाज की तरह एक क्रम से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके माता पिता से शुरुआत की जाती है, अगर आप देखेंगे, और उनका जो मुगलसराय में जो मूल जहाँ जन्मस्थली थी कुड़कला गांव में, उसका जो जहाँ जिस आवास में रहते थे उस आवास से शुरुआत की गई है। कहते हैं कि साधारण व्यक्तित्व और राजनीतिक समझ के साथ शास्त्री जी जमीन को समझते थे। शायद यही वजह है कि उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज भी उनके पैतृक आवास पर आने वाली उस मिट्टी की सुगंध को जरूर महसूस कर सकते हैं। आपको उनके विचार और विचारधाराओं की छटा यहाँ दिखती नजर आएगी, महसूस होती हुई नजर आएगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।